वीडियो नंबर 4। आज का ये वीडियो है जो है वो चौथे चैप्टर के लिए है। और चौथे चैप्टर में जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो हैं एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर आपका है, चौथा चैप्टर जो है ना आपका, ये चैप्टर जो है इससे निबंधात्मक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और पिछले की एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसमें से बड़े क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं। तो इस हिसाब से ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो कुछ ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बड़े क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। जबकि आपने 3 वीडियो किए थे तो उनमें बड़े क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही कम थे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। चैप्टर नंबर 4, प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैं हूं राजीव कुमार स्वामी और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोग्राफी फैक्ट 23 में। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, यहाँ पर गेहूँ, चावल, अंगूर और मक्का। तो आपका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? तो राइट आंसर आपका होगा अंगूर। अंगूर जो है वो भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख फसल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। भूमध्य सागरीय जो कृषि है उसकी प्रमुख फसल जो है वो क्या है? अंगूर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसमें है, सिंकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। तो सिंकोना नामक जो वृक्ष है उसकी छाल से जो है एक दवाई बनाई जाती है जो मलेरिया के काम में आती है। ठीक है, और उसमें से कौन सी प्राप्त होती है? तो जो ऑप्शन आपके हैं सिंकोना से प्राप्त होने वाले, तो पहला है रबड़, दूसरा है कुनेन, उसके बाद में है ब्लाटा और फिर है गोंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दवाई बनती है। तो दवाई कौन सी है इनमें? देखो ना, रबड़ भी दवाई नहीं है, प्लाटा भी दवाई नहीं है, गोंद भी दवाई नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब हो जाएगा। कुनेन जो है वो बनाई जाती है सिंकोना वृक्ष की छाल से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरण कृषि को कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं, जो 7 सिस्टर्स जो हैं, ठीक है, उनमें स्थानांतरण जो कृषि है, स्थानांतरण कृषि जो है उसको क्या कहा जाता है या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर देखो यहाँ पर है, मिल्पा, लादाग, झूमिंग और दहन। ठीक है, तो ये चारों जो हैं आपके, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका सही है से। ठीक है, तो स ऑप्शन जो है वो आपका एकदम सही है। स ऑप्शन एकदम सही है। दक्षिण जो आपका उत्तर पूर्वी जो भारत है, उस उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरण कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा मेक्सिको और अमेरिका में जो है मिल्पा कहा जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में लादाख कहा जाता है, और दहन कृषि है वो राजस्थान में कहा जाता है स्थानांतरण कृषि को। ठीक है, यहाँ पर ये अपना महत्वपूर्ण नहीं है, मिल्पा, लादाख और झूमिंग, ये 3 प्रकार की जो कृषि हैं ये महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है, झूमिंग कृषि जो है वो कहाँ कहा जाता है? झूमिंग कृषि आपको कहा जाता है उत्तर पूर्वी भारत में। किसको कहा जाता है? स्थानांतरण कृषि को। लादांग किसको कहाँ कहा जाता है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में और मलेशिया। ठीक है, मलेशिया। तो ये आपका हो गया लदांगा। मिल्पा जो है, मिल्पा कहाँ कहा जाता है? तो मिल्पा की अगर अपन बात करें तो मिल्पा जो है वो आपकी कहा जाती है यूएसए, यूएसए में। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको। तो ये आपका रहेगा, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 4, सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता कहाँ मिली थी? तो सहकारी जो आंदोलन है उसको
सफलता है वो कहाँ मिली थी, तो इसका राइट आंसर आपका होगा डेनमार्क। डेनमार्क में सहकारी जो आंदोलन है उसको सबसे ज़्यादा सफलता मिली थी। सहकारी आंदोलन क्या है भाई, तो सहकारी आंदोलन क्या है, तो सहकारी आंदोलन है भूमि को लेकर, ठीक है, भूमि यानी कृषि की बात कर रहे हैं अपन। कृषि से रिलेटेड ये जो है आंदोलन था, कृषि से रिलेटेड। वहाँ पर जो किसान हैं वो सभी जो है आपस में मिलकर अपने खेत जो हैं वो एक करते हैं और उसके बाद में कृषि करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, सहकारी आंदोलन कहा जाता है। याद रखना है किसके लिए, कृषि के लिए, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो क्वेश्चन अपना है नंबर 5 क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो वो है निम्न में से कौन सी फसल रोपण विधि द्वारा नहीं उगाई जाती है। तो यहाँ पर आपके पास जो है ऑप्शन है, ठीक है, और ऑप्शन में आपको राइट आंसर देना है कि कौन सी फसल जो है वो रोपण कृषि या रोपण विधि, यहाँ पर रोपण कृषि नहीं है, रोपण विधि द्वारा नहीं उगाई जाती है। तो कौन सी नहीं उगाई जाती है, देखो चाय की बात करें, चाय उगाई जाती है, कॉफ़ी उगाई जाती है, जो और कपास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा, जो है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर है, राइट आंसर जो है वो रोपण विधि द्वारा नहीं लगाई जाती, इसको बोया जाता है। जो को क्या किया जाता है, बोया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो को बोया जाता है। बाकी की आपकी जो चाय है, चाय ये रोपण है, ठीक है, कॉफ़ी रोपण है और कपास रोपण है, बस जो इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रजाति के लोगों का समूह है ग्रीष्म काल में मैदानी 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 है भाई ये, ठीक है, मैदानी। यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा की मिस्टेक हो गई है, तो ये मात्रा मैदानी, ठीक है, मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना है मैदानी शब्द है ये, ठीक है, कह यहाँ पर आपका नहीं है, ठीक है, ये मैदानी है, ऐसे मैदानी क्षेत्रों से कहाँ चला जाता है, पर्वतीय क्षेत्रों में। कौन से, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है ए गुज्जर, ब में गद्दी, स में भूटिया और द में उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। देखो गुज्जर, गद्दी और भूटिया ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्रों में, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्रों में, ठीक है, हिमालय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं तीनों ही, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट, नीदरलैंड। नीदरलैंड में किस पुष्प की खेती में विश्व में विशेष स्थान रखता है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन है, नंबर 1 है ट्यूलिप, गुलाब, कमल और गेंदा। तो ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत के किस क्षेत्र में आदिम कालीन जीवन निर्वाह कृषि अर्थात झूमिंग कृषि नहीं की जाती है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, असम है, मेघालय है, पंजाब है और त्रिपुरा। तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसके अंदर जो है आदिम कालीन जो जीवन निर्वाह कृषि यानी स्थानांतरण कृषि नहीं की जाती है, ठीक है। इस प्रश्न के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामूहिक कृषि को कहाँ कोल घोष के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि नो का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। जिन देशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वो तो वह कृषि कहलाती है। तो यहाँ पर है कि जिन क्षेत्रों में जो कृषक हैं वो केवल सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो वह कृषि क्या कहलाती है, तो वो कृषि कहलाती है सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, ट्रक कृषि या ट्रेन कृषि। कौन सी कृषि के नाम से उसको जाना जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रक कृषि के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, तो ट्रक कृषि जो है इसका राइट आंसर आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में से आपको जो है वो बताना है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, निम्न में से कौन सी जो फसल है वो भूमध्य सागरीय कृषि का जो है उदाहरण नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास, अंगूर है, अंजीर है, जैतून है
तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, अंगूर, अंजीर, जैतून और अनानास। तो इन चारों में से कौन सी जो है फसल है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में नहीं उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा अनानास जो है वो नहीं होता है। ठीक है, अनानास भूमध्य सागरीय कृषि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये नहीं आएगा। अंगूर जो है उगाया जाता है, जैतून उगाया जाता है, अंजीर उगाया जाता है, लेकिन अनानास भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्रों में नहीं उगाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है? फजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? तो फजेंडा, आपको याद रखना है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, फजेंडा किसे कहते हैं? ठीक है, अगर क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, फजेंडा किसे कहते हैं? तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से क्वेश्चन हो गया। ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। और फजेंडा किसे कहते हैं? तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? दो प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखें। तो यहाँ पर मैं इस दो को हटा देता हूँ एक बार, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखें। ठीक है, तो दो पूछेंगे तो आपको नाम तो सारे ही याद रखने होंगे ना। और तो कौन कौन सी हैं? पहला है पशुचारण, दूसरा है वनों से लकड़ी काटना, तीसरा आखेट, चौथा मत्स्य पालन, पांचवा खनन, छठा भोजन संग्रहण और सातवां कृषि। ठीक है, तो ये 7 प्रकार की होती हैं प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, तो प्राथमिक क्रियाएं वो कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। और ये 7 प्रकार जो हैं वो आपको याद रखने हैं। और ये यहाँ पर देखो दो का नाम दिया था, यहाँ पर जो है दो पूछी थी। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा भी पूछी जा सकती है, या ये भी पूछा जा सकता है प्राथमिक क्रियाओं के नाम बताएं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक कितना भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 3 का पूछा जा सकता है, 4 का पूछा जा सकता है। तो आपको ये सातों नाम याद रखने हैं। ठीक है, एक बार फिर से जो है आप समझ लीजिए कौन कौन सी हैं। पशुचारण, वनों से लकड़ी काटना, आखेट, मत्स्य पालन, खनन, भोजन संग्रहण और कृषि। देखो कुछ लोग हैं ना आखेट और भोजन संग्रहण को एक समझते हैं, जबकि ये वास्तव में एक जो है वो नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कोल खोज क्या है? तो कोल खोज के बारे में बता रहे हैं। सोवियत संघ, रूस में की जाने वाली सामूहिक कृषि को कोल खोज कहते हैं। ठीक है, तो कोल खोज को याद रखना है, सोवियत संघ। ठीक है, वर्तमान में इसका क्या नाम है? रूस। वर्तमान में रूस है, लेकिन जब ये कोल खोज की शुरुआत की गई थी तब ये सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो कोल खोज एक सामूहिक कृषि है जो कहाँ की जाती है? सोवियत संघ में की जाती है या रूस में की जाती है। देखो यहाँ पर बेटर यही रहेगा कि आप जो है सोवियत संघ लिखें, रूस नहीं, क्योंकि रूस जो है वो वर्तमान नाम है। ठीक है, तो वर्तमान में ये कृषि जो है रूस में नहीं होती है, वो उस टाइम पर होती थी, तो वो सोवियत यूनियन ही था। तो आपका राइट आंसर जो है वो ऐसे ही रहेगा कि सोवियत संघ। कोष्टक में आप लिख सकते हो रूस, जैसे मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, सोवियत संघ कोष्टक में रूस में की जाने वाली सामूहिक कृषि को कोल खोज कहते हैं। तो ये आपको ये लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन संग्रहण विश्व के किन 2 क्षेत्रों में किया जाता है? यह क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, भोजन संग्रहण विश्व के कौन से भागों में किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, यानी उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जो है ये किया जाता है। अब उच्च अक्षांशों में कौन कौन से भाग आएंगे? उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली। ठीक है, तो ये उच्च अक्षांशों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद में निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में अमेजन बेसिन आएगा आपका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेश आएंगे। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो है इस प्रकार की कृषि है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है? यानी आर्थिक क्रिया जो है उससे क्या अभिप्राय है, या आप ये भी कह सकते हो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों हिसाब से हो सकता है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं तब भी वही आंसर रहेगा, और आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है तब भी वही रहेगा। तो मनुष्य
के वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। एक इजी सा है। आर्थिक क्रिया किसे कहेंगे? मनुष्य के वह समस्त क्रियाकलाप या वो सभी कार्य जिन कार्यों से मनुष्य को अपनी आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो बस वही आर्थिक क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 17 नंबर का, ये जो है आपका है और ये रहेगा। तो इसमें अपन देखते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप जो है वो किसे कहेंगे, उसकी परिभाषा आपको देनी है। तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी? वे सभी क्रियाएं जो सीधे तौर से प्रकृति, हो सकता है कि आपकी बुक में जो है पर्यावरण हो, तो पर्यावरण या प्रकृति एक ही बात है। तो पर्यावरण से प्रभावित होती है होने वाली आर्थिक क्रियाएं जो है वो कौन सी क्रिया कहलाएंगी? आपकी प्राथमिक क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो वह सभी क्रियाएं जो सीधे तौर से प्रकृति या पर्यावरण से प्रभावित होती हैं उन्हें प्राथमिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रिया नहीं है, क्या होता है? प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक क्रिया कहलाती है। जैसे कृषि, पशुपालन इत्यादि आपके हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, लाल कॉलर श्रमिक से क्या अभिप्राय है? या लाल कॉलर या रेड कॉलर एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा कि प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले श्रमिक जिनका कार्य उनके घर से बाहर होता है लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। यानी प्राथमिक क्रिया में काम करने वाले जो लोग हैं वो होंगे और वो घर से बाहर कार्य करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? रेड कॉलर कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विश्व में वाणिज्य पशुपालन कौन से देशों में किया जाता है? तो देशों के नाम बताने कि कहाँ किया जाता है, कौन कौन से देश इसके अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा देश है? विश्व में वाणिज्य पशुपालन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। तो ये देश हैं जहाँ पर वाणिज्य पशुपालन है वो किया जाता है। तो इसको एकदम अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, ये छोटे वाले क्वेश्चंस में जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा 20 नंबर का। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्या इसका आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो देखिए, विश्व में आदिमकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र बताएं। यानी विश्व में आदिम निर्वाहकालीन जो है आदिम निर्वाहकालीन कृषि कौन सी होती है? स्थानांतरण कृषि। ठीक है, तो स्थानांतरण कृषि जो है वो कौन सी होती है? आदिम निर्वहन कृषि कहते हैं इसको। आदिमकालीन निर्वहन कृषि, आदिम निर्वहन कृषि के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि आदिम निर्वाह कृषि के क्षेत्र बताएं। तो विश्व में आदिमकालीन निर्वाह कृषि अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में की जाती है। तो यहाँ पर जो है ये कृषि जो है की जाती है आपकी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21, स्थानांतरण कृषि को कतरन एवं दहन कृषि क्यों कहा जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको देखना है। स्थानांतरण कृषि को कतरन एवं दहन कृषि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनस्पति को जला दिया जाता है एवं जली हुई वनस्पति की राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। ठीक है, तो एक तो इसका आप ये लिख सकते हो, या एक आप ऐसे भी लिख सकते हो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनस्पति को काटकर जलाकर भूमि को जो है वो कृषि योग्य बनाया जाता है। इसीलिए इसको कतरन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। कतरन का मतलब हो गया यहाँ पर काटना, ठीक है, और दहन का मतलब हो गया जलाना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनस्पति को काटकर जलाकर और उस क्षेत्र को साफ करके कृषि योग्य बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इस कारण से इसको कतरन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देश खनन कार्यों को महत्व क्यों दे रहे हैं? तो विकासशील देश जो हैं वो कृषि का जो खनन कार्य हैं उनको महत्व क्यों दे रहे हैं? तो विकासशील देश अपनी विशाल श्रम शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के उच्च रहन सहन के स्तर को बनाए रखने के लिए खनन कार्यों को महत्व दे रहे हैं।
ठीक है। तो विकासशील देश जो है वो अपनी विशाल श्रम शक्ति है उनके पास, तो ठीक है। तो उनके पास विकासशील देशों में क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो श्रम शक्ति जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, और वो अपने इसी बल के आधार पर, ठीक है, श्रम शक्ति के बल के आधार पर जो है, और अपने देशवासियों का जो रहन सहन है का जो स्तर है उस स्तर को उच्च बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर रह गया था भाई, तो वो आप देखिए दोबारा से अपन देखते हैं इसको, पीछे छूट गया था ये। विकास से विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन के खनन प्रसंस्करण एवं शोधन कार्यों से पीछे क्यों हट रहे हैं। तो जो विकसित देश हैं, विकासशील देशों का तो अपन ने पढ़ ही लिया कि वो तो इस खनन कार्यों को महत्व दे रहे हैं, लेकिन विकसित राष्ट्र हैं वो इससे पीछे हट रहे हैं। तो क्यों पीछे हट रहे हैं? क्योंकि इन देशों में मानवीय श्रम महंगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन कम है, और पॉपुलेशन कम होने की वजह से डिमांड जो है वो बढ़ती है, और डिमांड जब भी बढ़ती है तब मूल्य वृद्धि हो जाती है। तो डिमांड के अकॉर्डिंग जो है मूल्य है वो बढ़ता है, यानी पेमेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पर कम जनसंख्या होने के कारण बहुत ज़्यादा महंगा है, इसलिए इन देशों को खनन कार्य में अधिक श्रम लागत का व्यय करना होता है। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा व्यय इनका होता है, क्योंकि अगर वो महंगे श्रमिक लेंगे तो ऐसे में उसका जो कार्य खनन कार्य है वो महंगा हो जाएगा, और इसके लिए जो है वो लोग कतई तैयार नहीं हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र बताएं। तो वाणिज्य जो डेयरी कृषि है उसके प्रमुख क्षेत्र आपको बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है। तो वाणिज्य जो डेयरी कृषि है उसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक बार फिर से आप देखें। पहला आपका है उत्तर पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, उसके अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया जो है वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिमकालीन निर्वाह कृषि विश्व के विभिन्न भागों में किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले आया है, मैंने आपको बताया था एपिसोड में, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर आ गया है। तो देखिए उत्तर भारत के जो है झूमिंग कृषि, तो यहाँ पर देखिए आदिमकालीन निर्वाह कृषि जो है वो विश्व के भागों में इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भारत के उत्तर पूर्वी भाग में इसको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया तथा मलेशिया में इसको लादांग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है छोटे वाले क्वेश्चन में, तो ये काफ़ी मोस्ट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो चावल प्रधान जो गहन निर्वाह कृषि है, ठीक है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषता है वो यह है, इसमें भूमि का गहन उपयोग होता है तथा श्रमिकों मशीनों की तुलना में मानवीय श्रम का अधिक जो है महत्व होता है। ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है भूमि का उपयोग होता है, और साथ ही साथ जो है मशीनों का अत्यधिक उपयोग होता है, और मानव श्रम जो है इसमें महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि का वर्णन कीजिए। तो चावल प्रधान जो गहन निर्वाह कृषि है उसका वर्णन कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है भाई, ये याद रखना, मोस्ट है। ठीक है। तो चलो करते हैं इसका वर्णन। तो बात करें चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में चावल प्रमुख फसल होती है। तो चावल जो प्रधान गहन निर्वाह कृषि होती है उसमें की जो मुख्य फसल होती है वो चावल होता है। हालांकि चावल के साथ और भी जो चीज़ें हैं वो बोई जाती हैं, ठीक है, लेकिन चावल जो है वो मुख्य फसल होती है। मुख्य फसल का मतलब ये होता है कि इसका जो क्षेत्र होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार जो है छोटा होता है, एवं कृषि कार्य में किसानों का पूरा परिवार लगा रहता है। और
ये चावल जो है ज़्यादातर जो है ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में बोई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ खेतों का आकार छोटा होता है और किसान परिवार जो होते हैं वो सारे के सारे इसमें लगे हुए रहते हैं। भूमि का गहन उपयोग किया जाता है, यानी भूमि जो है उसका गहन उपयोग किया जाएगा। गहन उपयोग कैसे होता है, यानी अधिकतम उपयोग किया जाता है, भूमि को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उपयोग में लिया जाता है। और आपको मैं बताऊं, या आपको पता भी होगा कि चावल जो है वो एकमात्र ऐसी फसल है जो भारत में 3 बार बोई जाती है, वर्ष में 3 बार ये बोई जाती है, यानी 3 बार चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। तो अधिकतम गहन जो भूमि है उसका गहन उपयोग किया जाता है। एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम अधिक महत्व है। ठीक है, तो पहले इसमें बता चुका हूँ कि ये ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में होती है, तो यहाँ पर लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए, इसलिए इसमें मशीनों का प्रयोग न करके मनुष्य जो या मानव जो है वो स्वयं कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर मानव श्रम जो होता है इस कृषि के अंदर महत्वपूर्ण हो जाता है। भूमि की उत्पादकता एवं उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद, हरी खाद का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब लगातार जो है भूमि का जो है गहन उपयोग हो रहा है, तो इसकी वजह से जो भूमि है उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। तो उस उत्पादकता को बनाए रखने के लिए और जो उपजाऊपन है मृदा का उसको बनाए रखने के लिए पशुओं की गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ साथ हरी खाद का यानी वनस्पति खाद जो है उसका भी प्रयोग जो है वो किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। तो ये इस प्रकार की जो कृषि होती है उसके अंदर जो है वो क्या होता है, प्रति इकाई उत्पादन है वो अधिक होता है, किंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। ठीक है, तो उत्पादन की बात करें तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ पर आप लिख सकते हो, या प्रति इकाई को आप क्या समझ लो, प्रति हेक्टेयर उत्पादन। ठीक है, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो क्या होता है, अधिक होता है, वो ज़्यादा होता है, अधिक होता है। लेकिन अगर बात करें प्रति कृषक उत्पादन की, तो प्रति जो कृषक है वो उत्पादन है वो क्या होता है, कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, अभी ऊपर अपन ने पढ़ा था कि किसान परिवार जो है, कृषक का जो परिवार है, ठीक है, वो पूरा परिवार कृषि में लगा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर कृषकों की संख्या बढ़ जाती है और उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ये चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है। इसके अलावा एक ऐप चावल प्रधान कृषि है, या उसको आप गेहूं प्रधान कृषि भी कह सकते हो। ठीक है, जिसमें चावल की जगह जो गेहूं है वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो गेहूं की अगर अपन बात करें तो गेहूं की भी यही विशेषताएं हैं। ठीक है, गेहूं की जो फसलें हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है उत्पादित की जाती हैं। ठीक है, और ये बड़े क्षेत्र पर की जाती हैं। ठीक है, एक बड़े क्षेत्र पर होती हैं, विशेष करके ये जो है अमेरिका जैसे, कनाडा जैसे देशों में जो है इनका उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ बड़े फर्म के माध्यम में होता है, खेतों का आकार बड़ा होता है और सारा काम जो है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है, और उसमें जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन है कम होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन जो है वो ज़्यादा होता है। तो गेहूं का भी आपको देखना है, एक बार देख लीजिए। वैसे जो चावल है, चावल के अपोजिट है। ठीक है, चावल की जो कृषि है की विशेषताएं, उसके अपोजिट विशेषताएं जो है वो गेहूं की कृषि की रहेंगी। ठीक है, तो वो भी आप जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रोपण कृषि की विशेषताएं क्या हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ये मोस्ट है, वेरी मोस्ट, मोस्ट नहीं वेरी मोस्ट। इसको आपको अच्छे से देखना है और इसको याद भी रखना है। रोपण कृषि की विशेषताएं जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हालांकि कई विशेषताओं को यहाँ शामिल किया गया है, लेकिन रोपण कृषि जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली जो है कृषि है। ठीक है, तो रोपण कृषि की विशेषताएं जो हैं वो क्या हैं। तो रोपण कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो क्या हैं निम्नलिखित, चलिए जानते हैं। तो पहली विशेषता की अगर अपन बात करेंगे रोपण कृषि की, तो रोपण कृषि की पहली विशेषता है, रोपण कृषि में कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। तो रोपण कृषि जो होती है उसमें जो कृषि का जो आकार होता है, यानी खेत का जो आकार होता है, ठीक है, कृषि क्षेत्र बोल दो या खेत का आकार बोल दो, दोनों एक ही बात है, तो वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही विस्तृत होता है। ठीक है, रोपण कृषि में अधिक पूंजी निवेश
उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो रोपण कृषि की बात करें तो रोपण कृषि के अंदर जो है पूंजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्यों? खेतों का आकार बड़ा होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है बीज के लिए पैसे चाहिए, मतलब जो भी आप फसल रोप रहे हो उसके लिए पैसे चाहिए, फिर उनको लगाने के लिए पैसे चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा पैसों की आवश्यकता इसमें पड़ती है। इसके अलावा एक अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए रोपण कृषि का। ठीक है, मतलब अब कृषि में क्या मैनेजमेंट होगा, तो कृषि में मैनेजमेंट ये होता है कि कब जो है फसल को बोना है, कब उसके अंदर जो है खाद वगैरह डालनी है, कब उसमें पानी देना है, ठीक है, कितना देना है, कौन समय समय पर जो है कीटनाशक डालने हैं, ठीक है, उत्पादन को किस प्रकार से जो है बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से जो है उत्पादन जो है उसको फसलों से अलग किया जा सकता है। तो इसके लिए एक अच्छे मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो तकनीकी और वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से ये फसल की जाती है, क्योंकि ये एक जो कृषि होती है उसकी विशेषता होती है कि एक बार इसको लगाने के बाद जो है ये कई सालों तक जो है उत्पादन देती है। इसलिए तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान का होना आवश्यक है। ऐसे में जो है जो पौधे हैं उन पौधों को जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर इनका प्रयोग नहीं किया जाए तो हो सकता है कि पौधे खराब हो जाएं और फसल जो है वो लंबे समय तक उत्पादन ना दे पाए। ठीक है, तीसरा जो विशेषता है वो देखिए, तीसरी विशेषता इसकी है, रोपण कृषि एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन ही संकेंद्रण किया जाता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि रोपण कृषि जो है वो है एक फसली होती है, यानी इसमें एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। ऐसे नहीं है कि जो है बहुत सारी फसलों का उत्पादन एक साथ होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें एक ही फसल होती है और उस एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण होता है। ठीक है, जैसे मान लो कॉफ़ी के बागान, चाय के बागान, ठीक है, रबड़ के बागान। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक बार में एक ही फसल होगी। अगर मान लो जैसे चाय के बागान है तो वहाँ पर चाय के अतिरिक्त कोई और फसल नहीं की जाती है। कॉफ़ी के बागान है तो कॉफ़ी के अतिरिक्त और कोई फसल उत्पादित नहीं की जाती है। रबड़ है तो रबड़ की ही की जाएगी, और नारियल है तो नारियल की ही की जाएगी। तो एक ही प्रकार की जो फसलें हैं वो इसमें रखी जाती हैं और उसी का उत्पादन किया जाता है। चौथा जो है वो है रोपण कृषि के क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। तो रोपण कृषि के जो क्षेत्र हैं उनमें सस्ते श्रमिक जो है वो आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, इसलिए आसानी से जो है वो मिल जाते हैं, तो सस्ते मिल जाएंगे। उसके बाद में रोपण कृषि के क्षेत्रों में यातायात विकसित होता है, जिसके द्वारा बागान तथा बाजार रूप से जो है सुचारू रूप से जुड़े हुए हैं। तो रोपण कृषि की एक और विशेषता ये भी है कि रोपण कृषि के अंदर जो है यातायात जो है वो महत्वपूर्ण होता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि यातायात के माध्यम से ही जो है सामान जो है वो उत्पादन क्षेत्र से बाजार तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो ये एक विकसित यातायात जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट की ओर अपन बढ़ें, लास्ट अपना जो है वो है, यह एक वृहद स्तरीय लाभोन्मुखी उत्पादन प्रणाली है। तो ये एक बहुत बड़े स्तर पर जो है लाभ उत्पादन करने वाली प्रणाली है, जिसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी थी रोपण कृषि की कुछ विशेषताएं। ये मोस्ट है मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसको आपको जो है विशेष देखना है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ सकती है, और ये अभी तक बोर्ड के एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा विशेषता पूछे जाने वाली कृषियों में से एक है। ठीक है, इसके अलावा जो है दूसरी आपकी भूमध्य सागरीय जो कृषि है उसकी विशेषता भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, वो क्वेश्चन जो है वो मैंने लिया है। वैसे जो जो मोस्ट विशेषता पूछी जाने वाली कृषि है उन सभी को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3-4 जो हैं उनकी विशेषताएं हैं, और ये सभी विशेषताएं आप अच्छे से देखोगे। ठीक है, क्योंकि इनमें विशेषताओं में से कोई भी विशेषता पूछी जा सकती है। ठीक है, मोस्ट आपकी मैं बताऊं तो मोस्ट आपको मैं बता चुका हूं। एक आपको रोपण कृषि की विशेषताएं जो है वो मोस्ट है, दूसरी आपकी भूमध्य सागरीय जो कृषि है उसकी विशेषता जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा बाकी के भी आपको देखना है, ऐसे नहीं है कि 19 सिर्फ वो 2 ही पूछी जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज जो कृषि है उसकी जो विशेषताएं निम्नलिखित हैं तो क्या हैं। पहली विशेषता की अगर अपन बात करें तो पहली विशेषता है विस्तृत
वाणिज्य अनाज कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक शुष्क अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। तो विस्तृत जो अनाज कृषि है वो मध्य अक्षांशों पर की जाती है और मध्य अक्षांशों के भी आंतरिक जो भाग हैं, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, तो उनमें ये कृषि जो है वो ज़्यादा की जाती है। दूसरी की अगर अपन बात करें तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसलें गेहूँ हैं। ठीक है, तो गेहूँ इसकी मुख्य फसल है। यद्यपि इसके साथ साथ अन्य फसलें मक्का, जौ, जई, राई भी बोई जाती हैं। तो मोस्टली जो है वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, उसकी मुख्य फसल जो है गेहूँ है। इसके अलावा गेहूँ के अलावा मक्का, जौ, जई, राई आदि फसलें भी उत्पादित की जाती हैं। नेक्स्ट की बात करें, तीसरी विशेषता, इस प्रकार की कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों की सहायता से संपन्न किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है इसमें खेतों का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसमें फसल की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक सभी काम मशीनों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यानी मानव श्रम जो है इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता, सारा काम मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। चौथी विशेषता की ओर अपन बढ़े तो चौथी विशेषता है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, तो इस कृषि की ये विशेषता है कि इसमें जो है प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें, ठीक है, या प्रति हेक्टेयर भी आप कह सकते हो, एकड़ जो होता है वो हेक्टेयर से बड़ा होता है। ठीक है, तो आप प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ एक ही बात है, तो दोनों ही एक ही हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है, फसलों के उत्पादन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रति हेक्टेयर है तो भी वही चीज़ बताएगा और प्रति एकड़ है तो भी वही बताएगा। ठीक है, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है परंतु जो व्यक्ति उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें किसानों की संख्या है वो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कृषि आपकी है मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषताएं। तो मिश्रित कृषि की विशेषताएं आपको बतानी है। तो इसमें देखिए मिश्रित कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं भाई, चलो देखें। विशेषता नंबर 1, इस प्रकार की कृषि विश्व में अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। तो ये जो कृषि है ये जो विश्व के बड़े विकसित जो क्षेत्र हैं उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है। दूसरा, इसकी विशेषता है, इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। ठीक है, तो खेतों का आकार छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इस प्रकार की कृषि पद्धति में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसलें एवं कंदमूल फल होते हैं। ठीक है, तो इस कृषि पद्धति में गेहूँ बोया जाता है, जौ, राई, जई, मक्का और चारे की फसलें और कंदमूल फल आदि इसमें बोए जाते हैं। चौथी इसकी विशेषता की अगर अपन बात करें तो चारे की फसलें मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक होते हैं। तो याद रखना है कि मिश्रित कृषि के अंदर चारे की फसलें हैं ना वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, यानी चारे की फसलें होती ही होती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं या अगले टॉपिक में पता चलेगा। इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है और यही कारण है, ये पशुपालन के कारण ही जो चारे की फसलें हैं वो ज़्यादा बोई जाती हैं, क्योंकि पशुपालन भी यहाँ पर फसलों के साथ किया जाता है और जो पशु होते हैं उनको चारे की आवश्यकता होती है, इसलिए चारा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है इस कृषि में। नेक्स्ट विशेषता है, मिश्रित कृषि में फसलों के साथ पशुओं यथा मवेशी, भेड़, सूअर एवं कुकुड़ आदि जो हैं वो पाले जाते हैं, मुख्य स्रोत होते हैं। इस प्रकार की कृषि में शस्यावर्तन एवं अंतर फसलीय कृषि मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, तो इस कृषि के अंदर जो है शस्यावर्तन भी यहाँ पर रखा जाता है और साथ ही साथ मिट्टी फसली जो है उससे भी जो है मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में जो है मदद मिलती है। तो ये आपकी जो है कुछ विशेषताएं हैं कौन सी कृषि की। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें है जो है वो है डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, तो बताइए, जानते हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली की अगर अपन बात करें तो डेयरी कृषि अर्थात व्यवसाय दुधारू
पशुपालन को सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। ठीक है, तो ये देखो डेयरी कृषि है, डेयरी कृषि के अंदर जो है पशु महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर जो दुधारू पशु होते हैं उन दुधारू पशुओं का पालन पोषण है वो सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार से किया जाता है। ठीक है, यानी पशुओं के जो है पालन पोषण में किसी प्रकार का कोई भी जो है कमियां नहीं रखी जाती। इस प्रकार की कृषि में पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखो पहले पशुओं को खरीदा जाए, ठीक है, तो उसके लिए पैसे लगते हैं, उनको रखने के लिए बाड़े वगैरह या उनको चारे के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पशुओं के लिए छपरा, घास सिंचित करने के भंडार, दूध उत्पादन के अधिक यंत्रों का उपयोग, ठीक है, तो ये के लिए अधिक पूंजी की जो है आवश्यकता आपकी है वो पड़ती है। तो ये महत्वपूर्ण जो है इसमें हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है नंबर 3 विशेषता। तो नंबर 3 विशेषता की बात करें, इसमें पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सक पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। तो पशुओं के जो है स्वास्थ्य पर, प्रजनन पर और पशु चिकित्सक जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि वैज्ञानिक विधि में इसमें जो है पशुपालन किया जाता है। डेयरी कृषि में गहन श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें जो श्रम है वो गहन होता है। गहन क्यों होता है? क्योंकि पशुओं को जो है चारा डालना, उनका दूध निकालना, उनकी साफ़ सफाई करना, और एक और रहता है ये जो है ना बिना गैप के होता है। ठीक है, कृषि के अंदर तो क्या होता है, गैप होता है, लेकिन इन डेयरी फार्मों में गैप है वो नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों की गहनता जो है वो आवश्यक हो जाती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि फसलों में समान इसमें कोई अंतराल नहीं होता है जिसमें श्रमिकों की आवश्यकता ना हो। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लगातार जो है श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फसलों की तरह ये जो है इसमें अंतराल है वो नहीं होता है। 5वीं विशेषता है, डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि दूध की डिमांड है वो नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में ही ज़्यादा होती है, इसलिए ये हमेशा नज़दीक रहेगा। और दूसरा ये क्या होता है कि जो डेयरी उत्पाद हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से भी ये होता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाज़ार होते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। क्वेश्चन नंबर 34, वाणिज्य पशुधन पालन से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताएं बताएं। तो वाणिज्य पशुपालन एक बड़े पैमाने पर अधिक व्यवस्थित पशुपालन व्यवसाय है जिसमें भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़ी पाली जाती हैं, जिनसे पशुओं को मांस, खाल, ऊन आदि प्राप्त होती हैं। जो ठीक है, तो जिसमें मनुष्य को जो है इनसे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उत्पाद होता है। विशेषताएं, वाणिज्य पशुधन पालन की जो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं भाई? देखिए, पहला है यह एक पूंजी प्रधान व्यवसाय है जो कि वैज्ञानिक तरीकों से व्यवस्थित रूप से किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है व्यवस्थित रूप से किया जाता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। दूसरा इसमें है पशुपालन विशाल क्षेत्रों पर, रेंचों पर किया जाता है। ठीक है, तो बड़े बड़े फॉर्म जो है वो बनाकर जो है इसमें पशुपालन है वो किया जाता है। व्यवस्थाएं जो है वो रखी जाती हैं और इन व्यवस्थाओं के आधार पर ही जो है चीज़ें जो हैं वो विकसित की जाती हैं। और बाड़े की अगर अपन बात करें तो बाड़े जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और बाड़े जो हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। नेक्स्ट की ओर अपन बात करें तो नेक्स्ट इसमें प्रमुख ध्यान जो है वो पशुओं के प्रजनन पर, जनांगीय सुधार पर, बीमारियों पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य पर बल दिया जाता है। तो इसमें जो है पशुओं को जो है देखभाल काफ़ी ज़्यादा की जाती है, उनके प्रजनन है, उनकी जनांगीय सुधार है, जो बीमारियां हैं जो उन बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य जो है उसके ऊपर भी विशेष बल जो है दिया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन व्यवसाय के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बा बंद कर विश्व बाजारों में निर्यात किया जाता है। यानी जो पशुधन व्यवसाय से जो अंतर्गत जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को भी वैज्ञानिक ढंग से जो है संसाधित किया जाता है और डिब्बों में बंद करके उन्हें जो है विश्व के अन्य भागों में भेज दिया जाता है ताकि पशु उत्पाद जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चलवासी पशुचारण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो चलवासी पशुचारण की विशेषताएं जो हैं वो क्या हैं, वो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले अपन ने पढ़ा था वाणिज्य के बारे में, ठीक है, तो ये आपका रहा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर अपन बढ़ते हैं। तो इसमें विशेषताएं की शुरुआत करते हैं। यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार तथा आवागमन के लिए पालित पशुओं पर पूर्णतः निर्भर होता है। तो ये एक बहुत ही पुराना व्यवसाय है जो, और जीवन निर्वाह व्यवसाय है जो आदिम काल से ही चला आ रहा है। इसमें जो व्यक्ति है वो सभी चीज़ों के लिए जो है पशुओं के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी विशेषता की बात करें तो पशुचारक अपने परिवार तथा पालित पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को पानी व चारागाहों की तलाश में जो है वो स्थानांतरित होता रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ भी ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक पशुचारक समुदाय के अपने अपने निश्चित चारागाह होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जो समुदाय है, समुदाय के अकॉर्डिंग जो है इनके निश्चित चारागाह होते हैं और वो उन्हीं चारागाहों में अपने पशुओं को चराते हैं, नए क्षेत्रों में नहीं जाते। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में किए जाने वाले चलवासी पशुचारण में भेड़, बकरी, ऊंट प्रमुख रूप से पाले जाते हैं। पशु हैं, जबकि तिब्बत एवं इंडीज जो श्रेणियां हैं उनके अंदर जो है कौन से पशु पाले जाते हैं, तो उनके अंदर हैं योक एवं लांबा नामक पशुओं को पाला जाता है। ठीक है, तो ये गर्म क्षेत्रों में जो है भेड़, बकरी, ऊंट वगैरह पाले जाते हैं, वहीं ठंडे क्षेत्रों में याक और लांबा जैसे पशु जो है वो पाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, कृषि का अर्थ समझाएं तथा गहन निर्वाह कृषि विस्तृत अनाज कृषि के अग्रशिष्यों के अंतर्गत वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें है पहला है क्षेत्र के आधार पर, विधि और प्रक्रिया के आधार पर और उपजों या फसलों के आधार पर जो है आपको इनका करना है। ठीक है, इसके अलावा इसके अथवा में क्वेश्चन है वो भी दिया हुआ है। अथवा में क्वेश्चन है गहन निर्वाह कृषि व विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलनात्मक विवेचना कीजिए, यानी दोनों ही प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए, तो इसका आंसर है प्राथमिक व्यवसाय का प्रमुख कार्य कृषि कहलाता है। तो प्राथमिक जो व्यवसाय उसका प्रमुख कार्य कृषि कहलाता है, जिसके अंतर्गत फसलोत्पादन का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, फसलोत्पादन यानी फसलों का उत्पादन किया जाता है, अर्थात फसल बोना, सिंचाई करना, फसल काटना और अनुत्पादन करना। विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्यों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो कृषि कार्य जो आर्थिक और सामाजिक दशाएं हैं वो कृषि कार्यों को प्रभावित करती हैं। अलग अलग प्रकार की कृषि की कई प्रणालियां पाई जाती हैं या होती हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे गहन निर्वाह कृषि एवं विस्तृत वाणिज्य अनाज जो कृषि है उसकी तुलनात्मक विवेचना करेंगे, यानी गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जो है तुलना यहाँ पर अपन करेंगे। तो बढ़ते हैं और करते हैं ये। तो सबसे पहले तुलना की बात करें तो गहन निर्वाह कृषि एक तरफ विस्तृत अनाज कृषि है। तो पहले क्षेत्र के आधार पर यह कृषि मानसूनी एशिया के घने भागों में बसे जैसे देशों में जैसे भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, जापान आदि देशों में की जाती है। ठीक है, तो ये मानसूनी एशिया में की जाती है। ठीक है, वहीं अगर इस कृषि की बात करें तो ये कृषि जो है कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ भूमि योग्य हुए हैं, जो मतलब जहाँ कृषि योग्य भूमि काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में की जाती है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन कम है। जबकि जो है मानसूनी एशिया की बात करें तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या जो है ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गहन निर्वाह कृषि जो है वो दो प्रकार की होती है, पहली चावल प्रधान और दूसरी गेहूं प्रधान होती है। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में चावल मुख्य फसल होती है, जबकि गेहूं प्रधान गहन निर्वाह कृषि में गेहूं जो है वो मुख्य फसल होती है। ठीक है, जिसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है किंतु फसल होती है ना, प्रति उत्पादन जो है वो ज़्यादा कम होता है और कृषि कुछ ज़्यादा होती है। अधिक जनसंख्या होने के कारण खेतों का आकार छोटा होता है और किसान जो है इसमें काम करते हैं। यह एक जो है समतल भूभाग पर की जाती है, जो वहाँ पर बड़े बड़े खेत होते हैं, जोत का आकार, फसलें काटने। ठीक है,
काटने तक सभी कार्य जो है यंत्रों के द्वारा या मशीनों की सहायता से किए जाते हैं। ये कृषि व्यापारिक कृषि दृष्टिकोण से भी की जाती है, जिसमें प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होता है। उन्नत खाद्यान्नों को जो मांग क्षेत्र में निर्यात भी किया जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, तो खेतों का आकार छोटा होता है और किसान जो है संपूर्ण परिवार जो है वो इसमें संलग्न होता है, अर्थात भूमि का गहन उपयोग किया जाता है। अत्यधिक यंत्रों की बजाय मानव श्रम अधिक होता है। उपजाऊपन बनाए रखने के लिए गोबर खाद और हरी खाद आदि का उपयोग किया जाता है। कृषि के उत्पादन में जो प्रति इकाई है अधिक है, किंतु प्रति किसान जो है वो कम होता है। और इसमें अगर अपन बात करें तो खाद्यान्नों की मांग काफ़ी ज़्यादा होती है और अत्यधिक होता है। रासायनिक खाद, सिंचाई और संकर बीजों का उपयोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद में आ जाती हैं उपजें। तो उपजों की अगर यहाँ पर बात करें तो गेहूँ और चावल मुख्य उपजें हैं। ठीक है, लेकिन ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, जौ आदि फसलें भी यहाँ पर जो है वो उगाई जाती हैं। ठीक है, यहीं अगर इसमें बात करें, इस कृषि के अंतर्गत मुख्य फसल तो है गेहूँ। इसके अलावा जो मक्का, राई, जई आदि फसलें जो हैं वो भी उगाई जाती हैं। तो ये भी आपका मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है ये आज इसका। तो भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं एवं उनके प्रमुख क्षेत्रों पर संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखें। तो थोड़ा सा फटाफट करते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं। ठीक है, तो पहली विशेषता की अगर हम बात करेंगे तो पहली विशेषता है इसकी, भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही विशेष प्रकार की कृषि है। अंगूर की कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य विशेषता है यहाँ पर विस्तृत बागानों में अंगूर की खेती की जाती है, जिनमें बड़ी मात्रा में अंगूर उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये अंगूर के लिए ये जानी जाती है और यहाँ पर जो अंगूर हैं वो अच्छी किस्म के होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें होता है और अंगूरों की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण यहाँ पर अच्छी गुणवत्ता वाली शराब का उत्पादन होता है। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो भूमध्य सागरीय कृषि में निम्न श्रेणियों के अंगूरों को सुखाकर मुनका एवं किशमिश भी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो अच्छी जो किस्म के होते हैं उनकी शराब और जो निम्न क्वालिटी के होते हैं वो। इस प्रकार की कृषि वाले क्षेत्रों में अंजीर और जैतून का उत्पादन भी होता है। ठीक है, तो अंगूर का तो उत्पादन होता ही होता है, अंगूर के साथ जो है अंजीर और जैतून का उत्पादन भी किया जाता है। शीतकाल में जब संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों और सब्जियों की मांग होती है तब इस क्षेत्र की आपूर्ति ही की जाती है। तो यहाँ से जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को सब्जियों और फलों की मांग की पूर्ति भी की जाती है, तो ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें इसके क्षेत्र की, तो इसका जो क्षेत्र है भूमध्य सागरीय कृषि का विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनेशिया से अटलांटिक तट तक फैला है। ठीक है, तो ये आपका जो है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, भूमध्य सागरीय तो अटलांटिक तट तक ये जो है फैला हुआ है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो की जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है वो इसमें है कि एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर खट्टे फल बोल सकते हो, रसदार फल बोल सकते हो। रसदार देखो यहाँ पर अंगूर तो जो है उत्पादन होता ही होता है, अंजीर का होता है, ठीक है, जैतून का होता है। इसके अलावा खट्टे फल भी इसके यहाँ के बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपके जो अर्धवार्षिक में जो क्वेश्चन आया हुआ है पशुपालन, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण में अंतर जो है वो भी आपको देखना है, वो भी महत्वपूर्ण है, उसको भी आपको याद करना है। एग्ज़ाम में वो भी पूछा जा सकता है। तो निबंधात्मक क्वेश्चन के हिसाब से ये जो चैप्टर है वो आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाता है। तो इसको चैप्टर को जो है अच्छे से आपको जो है पढ़ना है और जो है निबंधात्मक क्वेश्चन इससे जो भी आए उसको आपको करना है।
ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा नए क्वेश्चंस के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।